गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रोहिताश चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिस्ट्री में। दोस्तों, पिछले 2 हफ्ते से अपना कोई भी लेक्चर नहीं हो पा रहा था, है ना। थोड़ा तबीयत खराब चल रही थी मेरी भी और थोड़ा घर में भी, है ना। लेकिन अब स्वस्थ है। अब अपना कोशिश करेंगे कि भाई डेली आपके सामने कोई ना कोई लेक्चर या सब्जेक्ट से रिलेटेड या फर्स्ट पेपर से रिलेटेड, है ना, कोई ना कोई आपको मिलता रहे और एग्जाम तक इसी कंटिन्यूटी के साथ बना रहे, है ना। तो दोस्तों, इसी सीरीज में आज का जो अपना हम पढ़ने वाले हैं, एक छोटा सा टेस्ट है 30 क्वेश्चन का, मौर्य काल का। मैंने इसमें पूरा का पूरा टॉपिक डिस्कस करने का मतलब कोशिश किया है कि भाई पूरा टॉपिक इन 30 क्वेश्चन में ही हम डिस्कस कर ले। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों, है ना। जिस किसी भी स्टूडेंट को इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो प्लीज़ दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकता है ना। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये टेस्ट। सबसे पहले दोस्तों देखो, ये करना चाहिए हमें, कोई भी टॉपिक या कोई भी चैप्टर हम पढ़ते हैं, या एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री या कुछ भी पढ़ रहे हैं ना, तो सबसे पहले ये दिमाग में आना चाहिए कि भाई प्रीवियस ईयर में इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बने हैं और आगे क्या बन सकते हैं, ये माइंड में लेके तभी आपको रीड करना चाहिए कोई भी टॉपिक। ऐसे नहीं कि भाई चलो मौर्य काल पढ़ने लग जाए, है ना, या गुप्ताज पढ़ने लग जाए, उत्तर गुप्ताज, है ना, कुछ भी पूर्व मध्यकाल ना। सबसे पहले ये देखो कि भाई अभी तक इस टॉपिक के अंदर कौन सा क्वेश्चन तो पूछा गया है और आगे यहाँ से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। तो इसी ऑर्डर में, इसी सीरीज में सबसे पहले आप देखो भाई मौर्य काल में क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, उसी के बाद हम अपना टेस्ट, ये एनालिसिस यहाँ पे दोस्तों करने वाले हैं ना। तो आपके माइंड में वे 5, 7, 10 पॉइंट जो हमेशा आपको पता है कि भाई मौर्य काल से हमेशा 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, है ना। और लेकिन हम फिर भी हम पूरा पूरा टॉपिक पढ़ने लग जाते हैं और कई दिन बाजा बाजा स्टूडेंट तो ये करता है कि भाई 7, 8 दिन मौर्य काल में ही लगा देता है। नहीं, ऐसा नहीं करना भाई, है ना। तो वे मुख्य पॉइंट देखने हैं आपको, वे पॉइंट देखने जहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है। तो कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको हमेशा पता है भाई अर्थशास्त्र, हम कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन कौटिल्य के अर्थशास्त्र के भाग से क्वेश्चन बनता है। अर्थशास्त्र के कितने भाग है? 15 भाग है। आपके सामने भाग से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? या तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा, इनका ऑर्डर से पूछ लिया जाएगा। 15 भाग है तो इनका ऑर्डर लगाने के लिए आपसे पूछ लिया जाएगा भाई विन्याधिकारी क्या है, या फिर आपको अध्यक्ष प्रचार पूछ लिया जाएगा, या धर्मस्थी है, कंटक शोधन, है ना, ये आपसे पूछ लिया जाएगा, है ना, इनका ऑर्डर। फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि भाई इनमें से कौन से में सप्तांगों का वर्णन है, इनमें से कौन सा मतलब कमजोर जो ताकतवर राजा है उस पर कमजोर पर आक्रमण करने का मतलब उसका विचार दिया गया है, इनमें से कौन से में फौजदारी न्यायालय का वर्णन है, इनमें से कौन से में दीवानी न्यायालय का वर्णन है ना, आपसे कुछ इनमें से कौन से में अध्यक्षों का या फिर इससे जो तीर्थ है उनका वर्णन, है ना। तो 2 क्वेश्चन आपसे यहाँ से बन सकते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, 15 के 15 जो यहाँ पे जिसके भाग है अर्थशास्त्र के, वे भाग आपको पढ़ने चाहिए। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से तैयार होता है। दूसरा, आपके सामने दिए गए भाई सप्तांग, तो आपको सप्तांग जो है सातों के सातों सप्तांग आपको पढ़ने चाहिए। जैसे कि भाई जो राजा है उसमें अमात्य है या केंद्र वो जनपद है या मस्तिष्क है या फिर आपके सामने सेना है, इनमें शरीर के अंगों से संबंधित हमें मैच कराया गया है कि भाई इसको अमात्य को आंखें बोला गया है, भाई राजा को सिर बोला गया है ना, जनपद को क्या बोला गया है, कोष को क्या बोला गया है, धन को क्या बोला गया है ना, सेना को क्या बोला गया है। तो ये चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों हो जाती है। तो सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ से तैयार होगा। हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन की क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है ना, क्वालिटी से काम करना है और क्वालिटी पे ध्यान रखते हुए हमें अपना एग्जाम क्रैक करना है दोस्तों, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपको क्या देखना है यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन, जब हम एक बात देखते हैं दोस्तों, जब अशोक के अभिलेख हमेशा आते हैं एग्जाम में, एक तो पक्का है, दो भी बन जाते हैं कभी कभी, है ना। तो अशोक के जो अभिलेख, शिलालेख, जो स्तंभ लेख या गुहा लेख है, उनको इस तरीके से पढ़ो भाई, एक क्ल्यू बनाओ उनका। हर जैसा कि दीर्घ शिलालेख हम पढ़ते हैं, 13 दीर्घ शिलालेख है, उनका एक एक मुख्य पॉइंट बनाओ भाई। अच्छा, पहला जो दीर्घ शिलालेख है इसमें दिया गया है भाई जीव हत्या पर निषेध है ना। दूसरा दीर्घ शिलालेख है, इसमें भाई पड़ोसी राज्यों का जो मतलब जो अपने राज्य है, चोर चेल पांड्य सात्य पुत्र है, या इसके अलावा वहाँ पे उसका औषधियों का वर्णन है ना। तीसरा में इसी प्रकार से जैसे प्रादेशिक रज्जुक और युक्त अधिकारियों का वर्णन है, इसी प्रकार से भेरी घोष, धम घोष, प्रतिवेदक और सभी के सभी आगे डिस्कस करने वाले हैं 13 के 13, है ना। तो आपको ये अभिलेख इतने अच्छे से पढ़ने चाहिए भाई, 13 के 13 में आप एक एक पॉइंट निकाल लो, दो दो निकाल लो भाई, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बनता भी है इसे हमेशा क्वेश्चन, है ना। आपसे डायरेक्ट दे दिया कलिंग युद्ध का वर्णन कौन सा शिलालेख में, 13 में, है ना। आपसे पूछ लिया जाएगा सभी संप्रदायों के सार में वृद्धियों कौन से में है, 12 में, ठीक है।
तो आपको ये पॉइंट निकालने हैं। दीर्घ शिलालेख मिले हैं तो कहाँ से मिले हैं, कौन कौन से वे 8 पॉइंट है। 13 दीर्घ शिलालेख मिले हैं लेकिन 8 जगह से मिले हैं। 8 जगह कौन सी जगह है, उनके जिले भी पूछ ले जा सकते हैं। सोपारा मिला है महाराष्ट्र से, तो पूछ ले जाएगा सोपारा महाराष्ट्र के किस जिले में है, थाना जिले में है ना। आपसे पूछ ले जाएगा गिरनार कहाँ पे है, गुजरात में है ना। तो आपसे पूछ ले जाएगा भाई उत्तराखंड, तो ये उत्तराखंड में कौन सा मिला है दीर्घ शिलालेख, वो मिला है कलसी। कौन सा मिला है, कलसी है ना। इसी प्रकार से 8 के 8 आप याद कर लो है ना। इनकी 4 लिपि है। जो अशोक के जो शिलालेख अभिलेख मिले हैं भाषा प्राकृत है, लेकिन 4 लिपियों का प्रयोग हुआ है, जैसे कि क्या नाम, आर्मेइक, यूनानी, ख्रोष्टी और ब्राह्मी है ना। इनमें आप देखो भाई कौन सा शाहबाजगढ़ी में कौन सा लेख, उसकी लिपि क्या है, मानसेहरा की कौन सी लिपि है, लंगमान की कौन सी है ना, कंधार वाले की इनकी कौन सी है। ठीक है, आपको इस प्रकार से तैयार करने चाहिए। जब हम रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख पढ़ते हैं, वहां से हमेशा क्वेश्चन बढ़ता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से कैसे। 4 शासकों का नाम है, चारों शासक आप याद कर लो, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और उसके बाद रुद्रदामन और स्कंदगुप्त। इनके समय में 4 राज्यपाल थे। ये क्वेश्चन आएगा आगे डिस्कस करने वाले है ना। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें अशोक के बारे में है ना। अशोक के बारे में हम देखते हैं भाई, अशोक की बीवी बच्चे सारे याद कर लो, कितनी उनकी बीवी थी, कौन सी बीवी का कौन सा विलेख में वर्णन है, कौन से बच्चे का कौन से विलेख में वर्णन है। ठीक है, 4-5 बीवी थी, 4-5 बच्चे थे उसके है ना। इसी प्रकार से हम जो पढ़ते हैं फिर आगे बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार के बारे में आप देखो भाई, इसकी उपाधि देख लो एक बार, तो क्या बोला गया है इसको, मित्रचेट से मित्रघात बोला गया है। और उसके समय में 2 दूत जो आए थे, एक सीरिया से और एक मिस्र से, उन दोनों दूतों का नाम याद रखना है, डाइमेकस और डायनोसिस। एक एंटियालकिड्स का था और एक दूसरा टोल मिस्र के राजा का था ना। तो और दूसरा इसमें आपको पढ़ना है भाई कौन कौन सी जो किसने मांग की थी। और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए और क्या बढ़ सकता है दोस्तों, ये बनता है आगे जब हम इनका प्रशासन और वो पढ़ते हैं, तो सबसे पहले 18 तीर्थ आप देखने चाहिए। 18 तीर्थ के अंदर कौन, समाहर्ता को क्या बोलते हैं, सन्निदाता को क्या बोलते हैं, आठविक को क्या बोलते हैं है ना। ये इसी प्रकार से यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बढ़ता है दोस्तों। पुरोहित को क्या बोलते हैं, सेनापति को क्या बोलते हैं, या अंतपाल को क्या बोलते हैं, दुर्गपाल को क्या बोलते हैं है ना। ये हमेशा यहाँ से ही क्वेश्चन बढ़ता है दोस्तों। इसी प्रकार से हम इसके अध्यक्ष भी देख लेते हैं। अध्यक्ष कैसे भाई, सूनाध्यक्ष किसको बोला जाता है, सूराध्यक्ष किसको बोला जाता है, या पन्नाध्यक्ष किसका बोला जाता है, कुप्याध्यक्ष किसको बोला जाता है ना। ये अध्यक्ष है यहाँ पे। 26 अध्यक्ष है आपके सामने, 26 के 26 अध्यक्ष आप ये मौर्य काल में दोस्तों देख लो एक बार है ना। इसी प्रकार से अशोक के द्वारा जो भेजे गए जो यहाँ से जो इन्होंने धर्म प्रचार के लिए जो भेजे थे, उन धर्म प्रचारक का नाम और जिस कंट्री जिस जगह पे भारत में ही, अगर कश्मीर के अंतर्गत कौन भेजा गया, हिमालय देश में कौन भेजा गया, या ये आपके सामने महाराष्ट्र में कौन भेजा गया है ना, उसमें दक्षिण में कौन भेजा गया, ये आप याद रख लो। मज्जांतिक, मध्यमिक, महाधर्म रक्षित, रक्षित, धर्म रक्षित है ना, ये इस प्रकार से। दूसरा, और इसके अलावा और क्वेश्चन आपके सामने कुछ प्रांत दिए गए हैं, उन प्रांतों का नाम याद कर लो, कौन कौन से प्रांत है, उन प्रांत की राजधानी याद कर लो भाई। उत्तरापथ की राजधानी क्या थी, दक्षिणापथ की राजधानी क्या थी है ना, कलिंग की राजधानी क्या थी। इनके अंतर्गत कुछ प्रशासक वो दिए गए हैं, मंडल। मंडल कौन सा, इसीला किसका मंडल है ना, समापा किसका है, ये आपको याद रखने हैं। इसी प्रकार से हम कर याद करते हैं। कर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मौर्यकालीन कर भाई, विष्टि को क्या बोलते थे, परणय को क्या बोलते थे है ना, या फिर इसको क्या बोलते थे तरदे। तरदे को कौन सा तरदे कौन सा कर होता था, गुलम दे कौन सा कर होता था है ना, बलि कौन सा कर होता था है ना। ये आपसे डायरेक्ट पूछ लिया, धार्मिक कर कौन सा होता था, वर्तनी कौन सा था, सीमा पार करने के लिए कर दिया जाता था। तो ये कुछ कर्ज है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। गुप्तचर 2 प्रकार के होते थे, संस्था और संचरा। संस्था के अंतर्गत आपसे डायरेक्ट ये पूछा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा संस्था के अंतर्गत गुप्तचर नहीं था है ना। संस्था के तो पांचों के पांचों संस्था के गुप्तचर आप याद करो, और फिर संचरा के देख लो एक बार है ना। फिर इनको ये देख लो भाई, किसान के वेश में जो रहते थे उनको क्या बोलते थे, सन्यासियों के वेश में जो रहते थे उनको क्या बोलते थे, तपस्वियों के वेश में जो रहते थे उनको क्या बोलते थे है ना। इस प्रकार से आप जो क्रूर प्रवृत्ति के जो गुप्तचर होते थे उनको क्या बोलते थे है ना। ये ऑर्डर इस प्रकार से आप दोस्तों देख लो है ना। और इसी ऑर्डर में, इसी क्रम में आप एक बार इसकी कला देख लो। कला में सिंह स्तंभ कहाँ से मिला है, गज हाथी से संबंधित कौन सा है ना। ये क्वेश्चन कई बार दोस्तों बना भी है। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत शॉर्ट टाइम में, मतलब कि 5 मिनट के अंदर ही आपको इस टॉपिक का सार बताया दोस्तों, कि इस टॉपिक में आपको क्या क्या मुख्य पढ़ना चाहिए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या था, कुछ क्वेश्चन आप इनको देख ले प्रीवियस ईयर को है ना। अपना पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा विशाख दत्त के देवी चंद्रगुप्तम पर लागू होता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने,
निम्नलिखित में से कौन सा विशाख दत्त के देवी चंद्रगुप्तम पर लागू होता है? गीति काव्य, राजनीतिक नाटक, वैज्ञानिक तथा कथा साहित्य या मिथकीय विवरण? बताइए आप क्या होगा इसमें। देखो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए भाई, मौर्य साम्राज्य के जो स्रोत मिलते हैं, कौन कौन से स्रोत से मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है ना। जब हमें ये पता होगा स्रोत, उसके बाद ही हम इसको बता सकते हैं कि भाई ये गीत काव्य है, मिथकीय विवरण है ना। तो देखो भाई, इससे संबंधित मैगस्थनीज की इंडिका में से जानकारी मिलती है मौर्य साम्राज्य की। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी जानकारी मिलती है। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस से भी मिलती है, और सोमेंद्र की व्रत कथा मंजरी से मिलती है। सोमदेव की कथा सरित सागर से भी मिलती है ना। कुछ बौद्ध साहित्य है, कुछ जैन साहित्य है, इनसे जानकारी मिलती है। यहाँ दे रखा है विशाख दत्त का देवी चंद्रगुप्तम, ये एक राजनीतिक नाटक था। क्या था? एक राजनीतिक नाटक था। कुछ क्वेश्चनों की आपकी प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। उसी क्रम में आज मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन किसी ने या तो यूपीएससी में पूछा गया है, जो अपना यूपीएससी के प्रीलिम्स होते हैं, या ये कहीं ना कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर या पीजीटी में, मतलब अच्छा क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूँ। अगर क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा इजी है दोस्तों, तो उसको आप खुद से एनालिसिस करने की कोशिश कीजिए। एक क्वेश्चन से रिलेटेड आप वहाँ पे आसपास की जो सारी जानकारी है, उसको वहाँ पे ही सोल्व आउट करने की कोशिश कीजिए दोस्तों, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए आपके सामने। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से अभिलेखों में अकाल से निपटने के उपाय उल्लेख है? अकाल से निपटने का उपाय उल्लेख है कौन से अभिलेख में? आपके सामने 4 अभिलेख दिए गए हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े दोस्तों। शाहबाजगढ़ी अभिलेख, मास्की अभिलेख, सोहगोरा अभिलेख और महास्थान अभिलेख। बताइए दोस्तों, अकाल से निपटने से संबंधित कौन कौन से अभिलेख संबंधित थे? अकाल से निपटने से कौन कौन से थे, बताइए। देखो, इनमें 2 अभिलेख दिए गए हैं आपके सामने, सोहगोरा और महास्थान। कौन सा? सोहगोरा और महास्थान। ये कहाँ कहाँ से मिले हैं? महास्थान जो मिला है ये पश्चिम बंगाल से मिला है, पश्चिम बंगाल के बोगरा जिले, है ना। और जो ये सोहगोरा है, ये कहाँ से मिला है? ये मिला है गोरखपुर से। कहाँ से मिला है दोस्तों? गोरखपुर से। दोनों में अकाल से निपटने के उपायों का उल्लेख किया गया है, सोहगोरा में और महास्थान में, है ना। ये मास्की जो है ये कर्नाटक से, शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान से मिला है दोस्तों। ये दोनों में अकाल से संबंधित नहीं है। शाहबाजगढ़ी दीर्घ शिलालेख है ना। सोहगोरा और महास्थान, इन दोनों में अकाल से निपटने का उल्लेख है। और इसका राइट आंसर क्या हुआ दोस्तों? राइट आंसर हुआ इसका सी, थर्ड और फोर्थ इसका राइट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने क्रो में कुछ रियायतों की घोषणा की? निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने क्रो में कुछ रियायतों की घोषणा की? आपके सामने लघु शिलालेख सासाराम में, बिहार के अंतर्गत जो एक शिलालेख मिला है, लघु शिलालेख। दूसरा है लुम्बिनी स्तंभ लेख। तीसरा शिलालेख 12वां और पन गोररिया अभिलेख। बताइए कौन से में अशोक ने कुछ रियायतों की घोषणा की? जब अशोक नेपाल में लुम्बिनी में अपनी यात्रा में था, वहीं पे तो इसने कुछ करों में रियायत की घोषणा की थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 1/6 जो भूमि कर का वर्णन है, इसने यहाँ पे 1/8 कर दिया था। इसको भूमि कर को यहाँ पे रियायत इसने दी थी, है ना, थोड़ी छूट दी थी। कहाँ? लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पे? नेपाल में पड़ता है दोस्तों, है ना। तो लुम्बिनी इसका राइट आंसर हुआ है बी, है ना। जो लघु शिलालेख है ये सासाराम में मिला हुआ है, बिहार, है ना। ये आपको यहाँ पे देखना है भाई, कौन से बिहार में मिल रहा, कौन सा कर्नाटक में मिल रहा, कौन सा आंध्र प्रदेश में मिल रहा, कौन सा उत्तर प्रदेश का एक जगह है, उत्तर प्रदेश में वहां से मिल रहा। बिहार का भी एक ही सिंगल मात्र है ना, लघु शिलालेख सासाराम। ये लघु शिलालेख सासाराम से मिल रहा है ना। और पान गोररिया जो अभिलेख है, इसमें अशोक को क्या नाम दिया गया? महाराज कुमार। अशोक को इसमें बोला गया है महाराज कुमार। कौन से में? पान गोररिया अभिलेख में दोस्तों, ठीक है। राइट आंसर क्या हुआ इसका? राइट आंसर हुआ इसका बी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ। निम्नलिखित में से कौन अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर था? सौराष्ट्र का गवर्नर था। जब हम रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख पढ़ते हैं, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मैंने आपको 4 शासकों का नाम बताया कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन और ये स्कंदगुप्त, चारों का नाम याद रखना है। ऑर्डर से दे दिया जाएगा आपसे। इनके अलावा कोई शासक भी दे सकते हैं कि बोला जा सकता है इनमें से किसका जूनागढ़ अभिलेख में वर्णन नहीं है। तो आपको अगर पता होगा तो अभी आप इस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शन से, है ना। अब इनके सामने कुछ गवर्नर दिए गए हैं। आप देखिए, चंद्रगुप्त, इन्होंने झीलों का पुनरुद्धार करा, झील का निर्माण करा। किसने झील का पुनरुद्धार करा, किसने झील का निर्माण करा, है ना, ये आप देखना है। तो चंद्रगुप्त के समय में कौन था वहां का जो गवर्नर था? वो था पुष्यगुप्त वैश्य। कौन था दोस्तों? पुष्यगुप्त वैश्य। उसके बाद अशोक के समय में कौन था? तुषास्प, जो कि एक यवन था। कौन था? तुषास्प, जो कि एक यवन था। और इसके समय में, रुद्रदामन के समय में सुविशाख, और उसके समय में चक्रपाणि दत्त। कौन? चक्रपाणि दत्त, है ना।
तो ये 4 हैं, आपको चारों याद रखने हैं। तो सौराष्ट्र का जो गवर्नर था अशोक के समय में वो कौन था दोस्तों? वो था तुषार। राइट आंसर है ए हुआ दोस्तों। ठीक है, 5th क्वेश्चन देखिए। मौर्य काल में पिंड कर एक कर था। पिंड कर कौन सा कर था? इसका राइट आंसर है दोस्तों ग्राम से संयुक्त रूप से जो कर वसूला जाता था उसको हम क्या बोलते थे? उसको बोलते थे पिंड कर। पूरे ग्राम से संयुक्त रूप से जो कर वसूलते थे उसको क्या बोलते थे? पिंड कर बोलते थे उसको। इसी प्रकार से आपको पता होना चाहिए विष्टि क्या होता था? बेगार कर। बलि एक धार्मिक कर होता था। तरदे पुल को पार करने वाला, है ना। इसी प्रकार से आपको पता होना चाहिए। मूसिका कर कौन सा होता? प्लेग फैलने पर जो लिया जाता था। ये ग्राम से संयुक्त रूप से जो संग्रहित किया जाता है कर उसको बोलते हैं पिंड कर। कौन? पिंड कर। 6th क्वेश्चन देखिए भाई। निम्नलिखित में से किसने ब्राह्मी लिपि का अर्थ उद्घाटित किया? ब्राह्मी लिपि, 4 लिपियों का मैंने यहाँ पे वर्णन किया है। ब्राह्मी लिपि, आर्मेयिक लिपि, ख्रोष्टी लिपि और यूनानी, है ना। भाषा प्राकृत थी। इनके जो अभिलेखों की, शिलालेखों की जो भाषा थी वो प्राकृत थी, लेकिन लिपि 4 थी। तो ब्राह्मी लिपि का जो अर्थ का उद्घाटन किया वो किसने किया था? जेम्स प्रिंसप ने। ये अंग्रेज अधिकारी था, एक अंग्रेज अधिकारी था। अच्छा, जेम्स प्रिंसप ने, है ना, ये इसने कौन सा विलेख को वो किया था, पढ़ा था? बताइए आप ऑप्शन में। देखते हैं भी किस किस के याद है। जेम्स प्रिंसेप ने कौन सा अभिलेख को पढ़ा था 1837 में? इसका राइट आंसर बी हुआ दोस्तों 6th क्वेश्चन का। 7th क्वेश्चन देखिए। अशोक के समकालीन श्रीलंका का नरेश कौन था? अशोक के समकालीन श्रीलंका नरेश कौन था? तीस। कौन था दोस्तों? 30 श्रीलंका नरेश था अशोक के समकालीन। 7th क्वेश्चन का आंसर। 8th क्वेश्चन देखिए। मौर्य कालीन जो प्रशासकीय केंद्र था समापा, उसका समीकरण किससे किया जाता है? देखो, मैंने कुछ बताया था आपको, कुछ प्रांत बताए थे, लेकिन प्रांत के अंतर्गत कुछ मंडल थे, उन मंडल में के तहत ये दिया गया है समापा। तो समापा किसके कहाँ पे पड़ता था? समापा पड़ता था दोस्तों जोगढ़ में। कहाँ पे? जोगढ़ में। और जोगढ़ और धौली, जोगढ़ और धौली ये दोनों कहाँ पे पड़ते हैं? उड़ीसा में। कहाँ पे पड़ता है? उड़ीसा में। और यहाँ से दीर्घ शिलालेख मिले हैं, धौली से भी और जोगढ़ से, है ना। धौली पाली जिले में पड़ता है धौली, है ना। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 9th। अशोक के अभिलेखों की रचना में कितने लिपियों का प्रयोग किया गया है? देखो, लिपि 3, 4, 5, 6, 4 लिपियों का प्रयोग किया गया है अशोक के शिला अभिलेखों में। कौन कौन सी अभी बताया था? ब्राह्मी, ख्रोष्टी, आरमाइक और यूनानी। आपका काम बढ़ता है इसमें। देखते हैं भाई शाहबाजगढ़ी का कौन सा है ना। शाहबाजगढ़ी कौन सी लिपि में लिखा गया है? या फिर लगमान काबुल वाला कौन सी में लिखा गया है ना, कांधार वाला। इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों बी। कौन सा? बी इसका राइट आंसर है। 10th क्वेश्चन देखिए आप। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक जैन था? निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक जैन था? बताइए कौन सा था? चंद्रगुप्त था, अशोक था, या बिंदुसार था, कुणाल था, संप्रीति था, दशरथ था, जालोक था? कौन था? कौन मौर्य शासक जैन था? संप्रीति। कौन था? संप्रीति मौर्य शासक जैन था। अशोक ने तो बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। चंद्रगुप्त जो था वो जैन धर्म को मानता था, और जैन धर्म को संलेखना भी उसने प्राप्त की थी, है ना, श्रवण बेलागोला में, है ना। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और अशोक बौद्ध धर्म को मानने वाला था, है ना। इसका राइट आंसर क्या हो दोस्तों? बी। 10th क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। और 11th क्वेश्चन देखिए आप। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो आपके सामने कुछ मिलान दिए गए हैं, जैसे कि अंतपाल, दुर्गपाल, नायक, दोवारिक। ये वही है तीर्थ। 18 तीर्थों में से ही मैंने 4 ऑप्शन छांट के दिए हैं आपको। इन चारों ऑप्शन में से आपको एक आंसर लगाना है। आप बताइए, अगर आपके सारे के सारे याद है, आपको पता है भाई पर्टिकुलर अंतपाल को क्या बोला जाता था, दुर्गपाल को क्या बोला जाता था, तो आप तभी इस क्वेश्चन को एलिमिनेट करने के माध्यम से भी आप इसको राइट कर सकते हैं। अंतपाल को सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक बोला जाता था। बिल्कुल सही बात है। हमें एक क्वेश्चन में बताना है सही नहीं है। दुर्गपाल को देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधक। नायक सेना की सामग्री जुटाने वाला। ना ना ना, सेना का जो संचालक होता था उसको नायक बोला जाता था। सेना का जो संचालक होता था उसको नायक बोला जाता था, ना कि सामग्री जुटाने वाला, है ना। दोवारिक राजमहल की देखरेख करने वाले प्रमुख अधिकारी, दोवारिक बोला जाता था। तो 18 के 18 तीर्थ। इस क्वेश्चन को यहीं पे रोक के आप देखो भाई, 18 तीर्थ याद करो, तभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, है ना। इस प्रकार से आपका पूरा पूरा मौर्य साम्राज्य आपके हाथों में होगा, और आप उसको 4 से 5 क्वेश्चन यानी कि 10 नंबर आपके पक्के मान के चलना पड़ा। एंशिएंट हिस्ट्री के 30 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, गारंटी के साथ बोल रहे हैं। 3, 4, 5 क्वेश्चन कम से कम बनते हैं मौर्य पीरियड से, ज्यादातर इन्हीं पॉइंटों से बनते हैं ना। मौर्य युग में अवंतीपथ था। बताइए क्या था मौर्य युग में? अवंतीपथ उत्तरी प्रांत था, दक्षिणी प्रांत था, पश्चिमी प्रांत था, या पूर्वी प्रांत था? कौन सा था अवंतीपथ?
उत्तरी प्रांत की राजधानी क्या थी दोस्तों? तक्षशिला। दक्षिणी प्रांत की राजधानी क्या थी? सुवर्णगिरी। पश्चिमी प्रांत क्या था? अवंती। ये अवंतीपत जो है ना पश्चिमी प्रांत था। पूर्वी प्रांत तो पाटलिपुत्र है ना, तो अवंतीपत क्या था? पश्चिमी प्रांत। राइट आंसर क्या है दोस्तों? 12 का सी। 13 क्वेश्चन देखिए, मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए ब्राह्मण प्रतिक्रियावाद उत्तरदायी था। किसने कहा था भाई मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए ब्राह्मण प्रतिक्रियावाद उत्तरदायी है? यूएन घोषाल, डीडी कोशाम्बी, रोमिला थापर, हरप्रसाद शास्त्री। राइट आंसर दीजिए। हरप्रसाद शास्त्री ने। आप हर लेखक के बारे में बताइएगा भाई किसने इसके पतन के बारे में क्या बोला है। देखते हैं भाई आपको कितनी जानकारी है इसके पतन के बारे में, किसने क्या क्या बोला है। जितना भी आपको याद है 1 2 3 4 कमेंट बॉक्स में डालिए, है ना। देखते हैं भाई कौन अपना लेक्चर भी पूरा सुन रहा है ना। इस लेक्चर का आपको दोस्तों निश्चित ही फायदा मिलने वाला है, आप ट्रस्ट करके देखिए। और आगे जो जो लेक्चर आएंगे आपके हित में ही होंगे, और पर्टिकुलर नेट एग्जाम के लिए, है ना दोस्तों। तो राइट आंसर इसका ए है। इसके बाकी के जो आप पतन के जो कारण जिसने दिए हैं उनका आंसर आप खुद से बताइए मेरे को, है ना। 14 क्वेश्चन देखिए भाई, निम्नलिखित में से किस भारतीय पक्षी या पशु को प्राचीन काल में रोम को व्यापक रूप से निर्यात किया जाता था? कौन से पक्षी की पशु की बात हो रखी है यहाँ पे? बंदर, मयूर, व्याघ्र, हिरण। अच्छा, अशोक का जो प्रथम जो शिलालेख है उसमें कौन से पक्षियों की बात हो रखी है? 2 मयूर और 1 हिरण। तो इसमें जो रोम को व्यापक रूप से निर्यात किया जाता था वो कौन सा था? मयूर। कौन सा? मयूर। मयूर की मांग बहुत ज्यादा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अशोक के साम्राज्य के दक्षिणी प्रांत का एक प्रशासकीय केंद्र था? इशिला, गिरनार, समापा या कौशाम्बी। इशिला, गिरनार, समापा या कौशाम्बी। इसने बोला है भाई, ध्यान से देखो, मैंने अभी पश्चिमी प्रांत, अवंतीनाथ आंसर लगाया था। दक्षिणी प्रांत, तो दक्षिणी प्रांत बताइए आप कौन सा था भाई? दक्षिणी प्रांत है इशिला। कहाँ पे पड़ता है? सुवर्णगिरी में, दक्षिण में इशिला दक्षिणी प्रांत था। गिरनार तो गुजरात में है। समापा ये कहाँ पे पड़ता है? समापा पड़ता है उड़ीसा के अंतर्गत, है ना। कौशाम्बी पड़ता है उत्तर में, है ना, प्रयागराज इलाहाबाद में, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ दोस्तों? ए इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा ये है ना इसमें कट रहा है। आप अगर दूसरे उसमें इसको खोलोगे इस पीपीटी को तो वहाँ पे पूरा आएगा, है ना। एक ऑफिस वाले में भी ये धोखे से दूसरे में खुल गया ना। सम्राट अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने ये है। पहला पॉइंट है, अशोक के पुराणों में अंकित पूरा नाम अशोक वर्धन है, परंतु अपने अभिलेखों में उसने अपने व्यक्तिगत नाम का कभी प्रयोग नहीं किया है। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम इस टाइप के अगर क्वेश्चन बनते हैं तो नीचे वाला देखते हैं भाई उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है या नहीं है, ये बात पूछी गई है। तो इसमें बताना है भाई कौन से सही है। तो पहला ऑप्शन पढ़ा आपने कि अशोक का पुराणों में अंकित पूरा नाम अशोक वर्धन है। सही बात है, अशोक वर्धन उसका पुराणों में नाम है। आगे पढ़ो, लेकिन परंतु अपने अभिलेखों में उसने अपने व्यक्तिगत नाम का कभी प्रयोग नहीं किया है, लेकिन ये गलत बात है। अशोक के मास्की, गुजरा, नेतुर, उडेगुलम, इन चारों अभिलेख में अशोक का व्यक्तिगत नाम उल्लेख है। तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया आपके सामने। दूसरा ऑप्शन देखिए भाई, भारत में उपलब्ध एकमात्र पुरालेखीय दस्तावेज जिसमें अशोक के नामों को उल्लेख हुआ है पश्चिमी छत्रप रुद्रदामन का अभिलेख है। ये बोला है एकमात्र अभिलेख है कि रुद्रदामन वाला जो जूनागढ़ अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम उपलब्ध है। ना ना, ये चारों मैंने आपको बताया, इन चारों में भी, हाँ रुद्रदामन के जूनागढ़ में भी है, ध्यान रखना आपको इस चीज का, उन चारों में भी है। मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उडेगुलम में भी है ना। तो राइट आंसर 16 का क्या हुआ दोस्तों? डी इसका राइट आंसर था, है ना। 17 क्वेश्चन देखिए भाई, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और हम विचार करना शुरू कर देते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हम विचार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन विचार करने से पहले हमें देखना विचार सही पे करना है गलत पे करना है। इनमें सही पे करना। अशोक के 12वें शिलालेख में सातवाहनों का उल्लेख मिलता है। ना ना, अशोक के 12वां शिलालेख किसमें है? सभी संप्रदायों के सार में वृत्ति हो, है ना। दूसरा, जैन परंपरा के अनुसार सिमुक ने बौद्ध एवं जैन प्रकार के मंदिरों का निर्माण कराया। सिमुक ने दोनों का निर्माण कराया था, बौद्ध का और जैनों का, जैन परंपरा के अनुसार, ठीक है। तो राइट आंसर इसका 2 हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? 20 का राइट आंसर है 17 क्वेश्चन का। 18 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित मौर्य शासकों पर विचार कीजिए। भाई अशोक, दशरथ, ब्रह्मदत्त और कुणाल, इनमें से किसकी उपाधि देवनाम प्रिय थी? इनमें से किसकी उपाधि देवनाम प्रिय थी? अशोक की और दशरथ की, इन दोनों की उपाधि देवनाम प्रिय थी। इन दोनों ने आजीवक संप्रदाय के लिए गुआलेखों का निर्माण किया। अगर आपसे मैं पूछूं दशरथ के द्वारा कौन कौन सी गुआलेख बनाई गई थी, तो वो थी दोस्तों गोपी, लोमऋषि और वर्थिका। गोपी, लोमऋषि और वर्थिका, है ना। और अशोक के द्वारा जो बनाई गई जो गुफा है, वो आप तीनों की तीनों गुफा का नाम ऑप्शन में लिखिए। देखते हैं भाई
कौन इसका राइट आंसर देता है? तो इसका राइट आंसर क्या हुआ दोस्तों? सी इसका राइट आंसर है कि मौर्य शासकों पर देवानामपीडिया की उपाधि किसने धारण की थी? अशोक और दशरथ दोनों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई भारत के विभिन्न व्यापारिक मार्गों के तुलनात्मक गुणों का बुद्धिमत्तापूर्ण गुण विवेचन किया गया है। किस में किया गया है? कौन से स्रोत में किया गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, या इंडिका में, या टोलमी की भूगोल में, नेचुरल हिस्टोरिका में? बताइए भाई आप। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में व्यापारिक मार्गों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। इसमें क्या बोला गया है भाई? एक मार्ग तो उत्तर में हिमालय की तरफ जाता है, एक मार्ग दक्षिण में जाता है। इसने उत्तर वाले से जो महत्वपूर्ण जो माना है वो दक्षिण वाला माना है। किसने? अर्थशास्त्र में कौटिल्य के। क्यों माना है? वहाँ पे दक्षिण में अपना जो हीरा है ना, ये जो मणि है, जो ये अपना जो वहाँ पे ज़्यादा मिलता है, तो इस प्रकार से वो मार्ग इसने ज़्यादा अच्छा बताया है उत्तरी मार्ग की अपेक्षा, है ना, व्यापारिक रूप से। तो राइट आंसर दोस्तों 19 का ए हुआ, है ना। 20 क्वेश्चन देखिए भाई आप। निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र के अधिकरण का सही मिलान नहीं है। मैंने आपको अर्थशास्त्र के 15 भाग शुरू में बताए थे भाई, 15 के 15 भाग आप याद कर दो, है ना। तो पहला है मंडल योनि, दूसरा है आवलियस, तीसरा है कंटकशोधन, और चौथा है औपनिषदिक। क्या है चौथा? औपनिषदिक। तो मंडल योनि में सप्तांगों का वर्णन है, बिल्कुल सही बात है भाई। आवलियस, आवलियस मित्र राज्यों में आपसी फूट डालने के तरीके वर्णित है। नहीं भाई, मित्र राज्यों में आपसी फूट डालने के जो तरीके वर्णित है वो संघवर्त में है। किसमें है? संघवर्त में है, ना कि आवलियस में। कंटक शोधन फौजदारी से संबंधित है। औपनिषदक औषधियों एवं मंत्रों के महत्व एवं रहस्यों का वर्णन औपनिषदक में है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके सामने चार ऑप्शन थे। राइट आंसर इसका दोस्तों बी हुआ। ठीक है। 21 क्वेश्चन देखिए। ये भी थोड़ा सा इसमें ऑप्शन कट रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए इसको। कौटिल्य ने राज्य को 7 तत्वों में से निम्नलिखित में से किसमें राज्य का सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है? इन तत्वों में से किसका सही मिलान है? अच्छा, सप्तांग सिद्धांत बोला था मैंने स्टार्टिंग में भाई कि सप्तांग सिद्धांत कर लीजिए अच्छे से। जैसे कि 7 में से 4 आपके सामने दिए गए, इनमें से बताना भाई, इनमें से सही वाला बताना है भाई। दुर्ग को मुख बोला जाता है, दुर्ग को मुख बोला जाता है, या कोष को भुजा बोला जाता है, जनपद को आंखें बोला जाता है, सेना को मस्तिष्क बोला जाता है। इनमें से एक सही है, बताइए कौन सा सही है भाई? मस्तिष्क, सेना को मस्तिष्क से डिनोट किया गया है शरीर के अंगों में। आंखें, आंखें किससे? अमात्य से, सिर राजा से। तो आप किसका जनपद से क्या लगाओगे आप? जंघाई, दुर्ग, बाहें, है ना। तो आप ये आपको देखना है दोस्तों कौन से रिलेटेड है ना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ दोस्तों? राइट आंसर इसका हुआ सी, 21 का। 22 देखिए भाई। लघु शिलालेख जिसमें अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है, निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त हुए हैं, इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है? लघु शिलालेख, सन्नति, गुलबर्ग, बिल्कुल सही बात है भाई। सन्नति जो है गुलबर्ग से मिला है, कर्नाटक में, है ना। उड़ेगुलन रायचूर से। कहाँ से मिला है? रायचूर से। उड़ेगुलन रायचूर से नहीं, उड़ेगुलन रायचूर से नहीं मिला भाई। उड़ेगुलन जो मिला है ये कर्नाटक से तो मिला है, लेकिन कर्नाटक के बेल्लारी जिले से मिला है। कहाँ से? बेल्लारी जिले से मिला है उड़ेगुलन। रायचूर से तो मास्की मिला है। रायचूर से कौन सा मिला है? मास्की। और रूपनाथ जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर से मिला है। और जो राजुल मंडागिरी है ये कुरनूल जिले से मिला है ना। कहाँ से मिला है राजुल मंडागिरी? करनूल जिले से। तो राइट आंसर क्या है इसमें? सही नहीं है वो बताना था। तो 20 का राइट आंसर है उड़ेगुलन। कहाँ से मिला है? बेल्लारी, कर्नाटक से। रायचूर से मास्की, है ना। 23 क्वेश्चन देखिए भाई। आत्मनिरीक्षण की बात जो है अशोक ने अपने किस अभिलेख में करता है? आत्मनिरीक्षण की बात तो अशोक जो अपने किस अभिलेख में करते हैं आत्मनिरीक्षण की? वो करता है दोस्तों तृतीय स्तंभ लेख में। तृतीय स्तंभ लेख में निज्जति, निज्जति यानी कि आत्म परीक्षण की बात अशोक अपने तृतीय स्तंभ लेख में करता है। पंचम स्तंभ लेख में क्या करता है? उसमें तो वो मोहलत देता है 3 दिनों की। जिनको दंड दिया गया उनको 3 दिनों की मृत्यु दंड दिया गया, उनको 3 दिनों की मोहलत दी जाए ना। छठा दीर्घ शिलालेख किससे संबंधित है? प्रतिवेदक यानी कि रिपोर्टरों से संबंधित है। मैं कहीं भी हूँ लेकिन मुझे तत्परता से जानकारी दीजिए, है ना। नौवा दीर्घ शिलालेख, नौवा दीर्घ शिलालेख किससे संबंधित है? विविध मंगलाचार का यहाँ पे वर्णन हुआ है दोस्तों नौवे दीर्घ शिलालेख में। 24th क्वेश्चन देखिए भाई। अशोक के जो अभिलेख है उनके खोजकर्ता है, उनका सही मिलान बताइए भाई। अशोक के अभिलेखों के खोजकर्ता का सही मिलान बताइए कि भाई जो कालसी मिला है, कालसी की खोज किसने की है? रुमिंदी की खोज किसने की है? सही वाला बताना है। तो पहला है कालसी। कालसी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के देहरादून डिस्ट्रिक्ट में। देहरादून के कालसी है जो इसकी खोज किसने की थी? फॉरेस्ट ने की थी। किसने की थी? फॉरेस्ट ने इसकी खोज की थी। और रुमिंदेई की खोज किसने की थी दोस्तों? रुमिंदेई,
ये फीरर ने की थी, ना कि कैप्टन ले ने। रुमिंदे की खोज किसने की थी? फीरर ने। कैप्टन ले ने किसकी खोज की थी? मानसेहरा की, जो पाकिस्तान में मिलता है। मास्की, मास्की की खोज किसने की थी भाई? बीडन ने। बीडन ने की थी मास्की की खोज। कर्नल टाड ने किसकी की थी? गिरनार की। कर्नल टाड ने किसकी की थी? गिरनार की। गिरनार कहाँ पे? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। और धौली की खोज किसने की थी? किट्टो ने की थी दोस्तों। किसने की थी? किट्टो ने। धौली की खोज किट्टो ने की थी, मास्की की बीडन ने, रुमिंदे की फीरर ने। कैप्टन लेने किसकी की थी? मानसेहरा की। कर्नल टाड ने गिरनार की, और बर्ट ने ऑप्शन में बताइए आप। ठीक है। 25th क्वेश्चन देखिए भाई। निम्नलिखित में से किसने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सेंड्रोकोटस नहीं बताया? किसने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सेंड्रोकोटस बताया? किसने एंड्रोकोटस बताया? किसने एंड्रोकोप्टस बताया? आप बताइए। तो इनमें से कौन सा सेंड्रोकोटस नहीं बताया? स्ट्रैबो, एरियन और जस्टिन। स्ट्रैबो, एरियन और जस्टिन, इन तीनों ने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम का उल्लेख जो किया है वो सेंड्रोकोट्स के नाम से किया है। प्लूटोर्क ने जो किया था वो एंड्रोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य को दोस्तों बोला था। तो राइट आंसर इसका सी हो गया। 26 क्वेश्चन देखिए आप। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात सेल्यूकस जो है बेबीलोन का राजा बना। बैक्टीरिया विजय के बाद उसके मन में सिकंदर के भारत विजय के अधूरे काम को पूर्ण करने की लालसा जाग उठी। फल स्वरूप काबुल के मार्ग से होते हुए वह सिंधु नदी की ओर बढ़ा और उसने नदी पार की और चंद्रगुप्त की सेना से उसका सामना हुआ, परंतु चंद्रगुप्त द्वारा पराजित हुआ। इसके बाद सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में 4 राज्य प्रदान किए। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? आपके 4 राज्य दिए गए हैं, एरिया, अराकेशिया, पेलोपोनेसियाई और जैड्रोशिया। एरिया को क्या बोला गया है? जो अभी बोलते हैं हेरात। आरकेशिया को कंधार, पेलोपोनेसियाई को काबुल, लेकिन जैड्रोशिया को लाहौर तट नहीं मकरान तट बोला जाता था। क्या? मकरान तट। किसको? जैड्रोशिया को दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अशोक के किस पुत्र का उल्लेख राजतरंगिणी में मिलता है? राजतरंगिणी में अशोक के किस पुत्र का उल्लेख मिलता है? वो मिलता है जालोक का। किसका मिलता है? जालोक का। अच्छा आप बताइए, श्रीलंका में अशोक ने अपना कौन सा पुत्र भेजा था धर्म प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए? 28 क्वेश्चन है भाई। धर्म प्रचारक है और देश है, कौन से देश में कौन सा धर्म प्रचारक था? तो महजानतिक को कहाँ भेजा गया था? कश्मीर में भेजा गया था, बिल्कुल सही है। महारक्षित को यूनान देश भेजा गया था। महाधर्म रक्षित को अप्रांतक नहीं। महाधर्म रक्षित को कहाँ भेजा गया था दोस्तों? ये भेजा गया था महाराष्ट्र में। महाधर्म रक्षित को कहाँ भेजा गया था? महाराष्ट्र में भेजा गया था। और मध्यम को हिमालय में ना। इनमें से मिलान तो बताना, लेकिन सही नहीं है बताना था। ABCD आपके सामने 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, ये आपको बताने थे आप, है ना। तो राइट आंसर सी हुआ 28 का। 29 क्वेश्चन। जहाजरानी विभाग का अध्यक्ष को क्या बोला जाता था? नवाध्यक्ष, कुप्याध्यक्ष, अग्राध्यक्ष, पोटवाध्यक्ष। भाई नवाध्यक्ष बोला जाता था जहाजरानी विभाग का जो अध्यक्ष था। कुप्याध्यक्ष तो वनों के अध्यक्ष को बोला जाता था ना। अग्राध्यक्ष खान विभाग का जो अध्यक्ष होता था उसको बोला जाता था। पोतवाध्यक्ष माप तौल विभाग का जो अध्यक्ष होता था उसको पोतवाध्यक्ष बोला जाता था ना। तो राइट आंसर क्या हुआ दोस्तों? ए इसका राइट आंसर है। 13। मौर्य काल में 400 ग्रामों के समूह को क्या बोला जाता था? 400 ग्रामों के समूह को द्रोणमुख बोला जाता था। 800 ग्रामों के समूह को स्थानीय बोला जाता था। 200 ग्रामों के समूह को क्या बोला? खरवाटिक बोला जाता था। और 10 ग्रामों के समूह को संग्रहण बोला जाता था। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आपके सामने आज 30 क्वेश्चन थे। अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मतलब खुद से बनाने की कोशिश की ज़्यादातर। हालांकि ये क्वेश्चन इजी है, लेकिन मैं जो आपको बोल रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपके सामने यही क्वेश्चन है 400 ग्रामों के समूह वाला। तो आप प्रशासन का सारा ऑर्डर आप यहाँ पे देख लीजिए। इससे पहला वाला क्वेश्चन जो आपके सामने था भाई, ये अध्यक्ष वाला, तो आप सारे के सारे अध्यक्षों को यहाँ पे पढ़ लीजिए। इससे पहला क्वेश्चन आप था धर्म प्रचारक, आप सारे के सारे एक धर्म प्रचारक आप एक बार देख लीजिए। तो हर जहाँ वो इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगते थे वहाँ से क्वेश्चन दिया है, आपको इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पे मैंने आपको अशोक के 4 पुत्र हैं, इनके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको मिलनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, आपको होनी चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स और आपका आभार। दोस्तों किसी ने अगर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप एक बार सब्सक्राइब कीजिए। आपको अच्छे से अच्छा मतलब कि जो भी हम लेक्चर या फिर कोई भी मतलब किसी भी माध्यम से सोर्स है जो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।